चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस बायो का फर्स्ट चैप्टर है। आज हम इसका ओवरव्यू और इसकी रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो भी डाउट्स हैं उसको हम क्लियर करेंगे। कौन से टॉपिक्स है इस चैप्टर में, पहले मैंने नोट्स में वो मेंशन करा है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, व्हाई व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस एंड व्हाई इट इज नेसेसरी। बेसिकली लाइफ को चलाने के लिए जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उनको लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं, जैसे इंजेशन, डाइजेशन और उसके बाद एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन और फिर डिजेशन। ये सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में हम पढ़ेंगे दो टाइप, ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक जो होता है उसमें रॉ मटेरियल्स या फोटोसिंथेसिस जैसे प्लांट्स करते हैं, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी जो डिपेंडेंट है ऑटोट्रोप्स के ऊपर, दूसरों के ऊपर खाने पे जो डिपेंडेंट रहते हैं उनको ऑटोट्रोप्स, हेटेरोट्रोप्स या फिर हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हम स्टोमेटा के बारे में इसमें पढ़ेंगे। फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, गार्ड सेल्स के बारे में हमने पढ़ा है। जब वो वाटर उनमें स्वेलअप होता है तो स्टोमेटा ओपन होता है, जब ड्राई हो जाता है पानी वहाँ से निकल जाता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। स्टोमेटा हेल्प किस में करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज और ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। हेटेरोट्रोफिक हमने अभी डिस्कस करा। फिर न्यूट्रिशन नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इस चैप्टर के अंदर। न्यूट्रिशन के अंदर सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। उसके अंदर काफ़ी डिटेल में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, हर एक एस्पेक्ट बताया गया है, लेकिन बुक के अंदर एक पैराग्राफ में सब चीज़ें बता दी है। तो बहुत सारी चीज़ें एक पैराग्राफ में बता दी है, नोट्स में वो रिफाइंड है। ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एक्सेट्रा। तो यही पूरा चैप्टर में हम पढ़ेंगे। द बेसिक फंक्शन performed by living organism for their survival and body maintenance are called life processes. Life processes क्या होता है? जैसे मैंने आपको पहले बताया, लाइफ को आगे चलाने के लिए जो प्रोसेसेस लगते हैं उनको लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। तो बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल इज नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। बेसिक फंक्शन होते क्या है? जो हम इस चैप्टर में यही चार चीजें पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन जो हम अभी डिटेल में अभी 1 मिनट में पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन, कैसे हम ऑक्सीडाइज करके उसमें से एनर्जी निकालते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, उस एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके कैसे जाते हैं। एक्सक्रीशन, जो वेस्ट है उसको बाहर कैसे निकालते हैं। तो ये पूरा ओवरव्यू है जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब टॉपिक बाय टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक आता है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें ऑटोट्रोफिक एंड हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करा जा रहा है। ऑटोट्रोफिक क्या होता है? काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। जैसे ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से वो खुद का खाना बनाते हैं, तो उनको ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। हेटेरोट्रोफ्स जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे हम हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, या होलोजिक, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। सबसे पहले आते हैं ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफ्स होते कौन से हैं? द ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स। फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच green plants make their own food with the help of carbon dioxide and water in presence of chlorophyll and sunlight is called photosynthesis. रॉ मटेरियल क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है? 8th क्लास में हमने पढ़ा है क्या करता है। लाइट यूवी रेज जो होती है उसको चेंज कर देता है केमिकल एनर्जी में। तो अगर हम ये डायग्राम देखें जो यहाँ पे मेंशन है, इसमें ये एक आपको रिएक्शन गिवन है जो क्लोरोफिल में होता है, शुगर और ऑक्सीजन बन जाता है। ठीक है। मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस एक ड्रामेटिक डायग्रामेटिक वे में यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। क्लोरोफिल जो है उसके ऊपर लाइट आई, निकला क्या क्या, और कन्वर्ट किस में हो गया? स्टार्च में। कार्बन डाइऑक्साइड आया, लाइट आया और वाटर आया, क्लोरोफिल हुआ तो फिर गिव्स ऑफ एयर, कन्वर्टेड क्या हुआ? स्टार्च। प्लांट्स में जो फूड है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, और ह्यूमन या फिर एनिमल्स में ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होता है वो। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। CO2 to carbohydrates, stomata, tiny pores present on the surface of leaves, stomata की definition है। functions क्या है? सबसे पहला exchange of gases, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन वो गैसेस को एक्सचेंज करता है, स्टोमेटा का ये एक फंक्शन है। स्टोमेटल पोल्स जो होते हैं ओपन और क्लोज कैसे होते हैं। दूसरा फंक्शन आता है यहाँ पे, लूजेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर,
वाटर यानी ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है, वाटर लूज करने में या गेन करने में। नेक्स्ट आता है क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल विच हैज अ पाइवटल रोल इन फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, और ये मेन कंपोनेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है। फोटोसिंथेसिस उन्हीं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लोरोफिल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 3 आते हैं। ये जो डायग्राम है आपकी बुक में नहीं है और ना ये मेंशन्ड है बुक में, लेकिन ये हमने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है कौन से मोड ऑफ हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में होते हैं। होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक, ये 3 टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। होलोजोइक का मतलब होता है कि इसने सॉलिड लिया और उसके बाद उसको ब्रेक डाउन करके उसमें से न्यूट्रिशन को निकाला। तो अभी हमने ये देखा होलोजोइक। नेक्स्ट सैप्रोफिटिक, ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड डिके मैटर, यानी जो खाना फिर सड़ जाता है उसके ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनको सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ये भी हमने 8th क्लास में पढ़ा है। और पैरासिटिक मतलब जो एक होस्ट की बॉडी के अंदर रहकर अपने आप को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो उसको पैरासिटिक कहते हैं। नेक्स्ट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। क्या क्या स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन में एनिमल्स के लिए? इंजेशन यानी कि खाने को अंदर लेना, डाइजेशन उसको डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्प्शन उसमें से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना, एसिमिलेशन अलग अलग जगह पे पहुंचाना, इजेशन जो भी वेस्ट है उसको बाहर पहुंचाना। ये है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स बेसिक। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन होता है, ये डायग्राम हम पहले भी देख चुके हैं पिछली क्लासेस में, कैसे वो एक फूड वैक्यूल बनता है और फिर जो फूड पार्टिकल है उसको अंदर ले लेता है, फिर डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं और उसमें डाइजेशन होकर वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अमीबा हैज अ होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रिशन पार्टिकल को अपनी बॉडी के अंदर लेता है फिर ब्रेक डाउन करता है, इसलिए वो होलोजोइक न्यूट्रिशन है। अमीबा मूव विद हेल्प ऑफ ईसोफोडिया या एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फूड वैक्यूल इज फॉर्म, अनडाइजेस्टिव फूड इज थ्रोन आउट। तो ये तो हो गया अमीबा का, बुक में इतना रिफाइंड नहीं है तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं उसको। नेक्स्ट ये मेन टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम में या इसको पूरा रोड मैप आप समझ सकते हैं। इसमें सब कुछ मेंशन्ड है कि कैसे हर एक स्टेप में न्यूट्रिशन जो है वो डाइजेस्ट हो रहा है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मेंशन्ड है। सबसे पहले आता है माउथ में। माउथ में सलाइवा होता है। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, वो क्या करता है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है बेसिकली। तो माउथ से ही आपका डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। माउथ फिर यहाँ पे लिखा है सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा। उस सलाइवा के अंदर क्या होता है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या है? एक एंजाइम है। उसका फंक्शन क्या है कि वो स्टार्च को शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। माउथ के अंदर चुइंग भी होती है यानी चबाना, टंग से रोलिंग और टेस्टिंग ऑफ फूड। तो जो पीसेस ऑफ फूड है वो छोटे छोटे भी हो जाते हैं आगे डाइजेशन ईजी करने के लिए। छोटे क्यों होते हैं? क्योंकि जितना बड़ा सरफेस होगा उतनी आसानी से डाइजेशन होगा। नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप। फूड पाइप में क्या होता है? पेरिस्टैटिक मूवमेंट से जो फूड पार्टिकल है वो ईसोफेगस के थ्रू स्टमक के अंदर पहुंचता है। और स्टमक में 3 टाइप ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस होती हैं। सबसे पहला पेप्सिन, HCl और फिर म्यूकस। गैस्ट्रिक जूसेस के बारे में यहाँ पे बात करा जा रहा है, एंजाइम के बारे में नहीं, ये बस थोड़ी ध्यान बात रखना है। तो पेप्सिन क्या करता है? ब्रेक डाउन प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है। HCl मेक्स मीडियम एसिडिक। अब पेप्सिन जो है उसको एक मीडियम एसिडिक मीडियम चाहिए जिससे वो अपना प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सके, तो HCl वो मीडियम प्रोवाइड करता है। इससे क्या होता है कि अंदर का जितना भी फूड है वो एसिडिक हो जाता है, और एसिड हमारे पेट में अगर आएगा तो हार्म भी कर सकता है, इसलिए म्यूकस का रोल आता है। म्यूकस इनर लाइनिंग में स्टमक की हो जाता है जिससे स्टमक को कोई इफेक्ट नहीं होता HCl से। तो स्टमक के अंदर ऐसे इस तरीके से डाइजेशन होता है। तो स्टमक में डाइजेशन होने के बाद खाना आगे जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में।
स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस, पैनक्रियास सिक्रीट करते हैं पैनक्रियाटिक जूस। देखिए यहाँ पे सब मेंशन्ड है। पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है। ट्रिप्सिन क्या करते हैं, प्रोटीन्स को करते हैं। लाइपेज क्या करते हैं, फैट्स को इमल्सिफाई करते हैं, यानी फैट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। बाइल जूस क्या करता है, लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कर देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी एक्सेस वाटर है वो अब्जॉर्ब हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स पे विलाई होती है। विलाई का फंक्शन क्या होता है कि वो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस को इंक्रीज कर देती है, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस को इंक्रीज कर देती है। अब रेक्टम और एनस से फिर आगे बाहर चले जाता है। तो ये पूरा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ तक आप दोनों में से किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है? नो सर। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है रेस्पिरेशन। It is a process in living organism involving the production of energy, typically with the intake of oxygen and the release of carbon dioxide from the oxidation of complex organic substance. इसका मतलब क्या हुआ? तो रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या करता है, ऑक्सीजन को अंदर लिया और उस ऑक्सीजन को यूज करा एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, एनर्जी निकालने के लिए हमने उस ऑक्सीजन को यूज करा। ये पूरा प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का। इसमें एक आपका क्वेश्चन ये भी रहता है जो हमने फर्स्ट चैप्टर की क्लास में डिस्कस करा था कि वाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसमें हमने पूरी उसकी केमिकल इक्वेशन देखी थी कि एनर्जी जो है प्रोडक्ट साइड में आ रही है, इसलिए उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। तो यही वो रेस्पिरेशन है। एनर्जी क्यों आ रही है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है फूड को एनर्जी निकालने के लिए, तो इसलिए वो एनर्जी एक्सोथर्मिक प्रोसेस के रूप में बाहर आ रही है। गैसियस चेंज क्या होता है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेलुलर रेस्पिरेशन। हम ब्रेक डाउन करते हैं फूड को, किस टाइप से ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज को, 3 टाइप होते हैं। सबसे पहले तो साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज जो है वो पायरेट में चेंज हो जाता है। उसके बाद वहां से 3 ऑप्शंस है, 3 अलग अलग चीजों से हम कर सकते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और फिर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है तो एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी निकलती है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और लैक में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। मेन है एनर्जी निकालना ग्लूकोज में से, जिससे हमारी जो बॉडी एक्टिविटीज है वो फंक्शनल होती रहे। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी हो सकता है, जैसे यीस्ट के अंदर, यीस्ट के अंदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही होता है। हमारे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है जिसमें वाटर और एनर्जी स्प्लिट अप हो जाती है। और अ, जिसको हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन की बात आती है, जो हमारे मसल्स में होता है, मसल सेल्स में होता है कभी कभी जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और वो आगे क्रैम्प्स प्रोड्यूस करता है। ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ डिटेल में। नेक्स्ट टॉपिक रेस्पिरेशन के अंदर आता है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक और एनारोबिक। डिफरेंस यहाँ पे गिवन है, टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक, anaerobic takes place in the absence of oxygen, occurs in the mitochondria, occur in the cytoplasm। aerobic है ना, तो aerobic cytoplasm में होगा, aerobic सॉरी mitochondria में होगा, और anaerobic cytoplasm में। end products are carbon dioxide and water, end products are alcohol or lactic acid। more amount of energy is released, less amount of energy is released। anaerobic में कम आती है, aerobic में ज़्यादा एनर्जी निकलती है। ये क्लियर है? ओके, नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। पैसेज क्या क्या रहता है इस डायग्राम में हम देख सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इतना डिटेल में आप बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन ये नोट्स में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बारे में बताया जा रहा है। डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाता है जब हम इनहेल करते हैं, और वो ऊपर आ जाता है या डोम की शेप ले लेता है जब हम एक्सहेल करते हैं। आप करके देख सकते हैं, जब आप इनहेल करेंगे तो डायफ्राम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और दूसरे में वो नीचे हो जाएगा।
तो एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन एल्वेलियस, ब्लड एंड टिश्यूज। कैसे कैसे गैस एक्सचेंज होती है? सबसे पहले एयर से, एयर रिच इन ऑक्सीजन इन alveoles, ब्लड थ्रू ब्लड वेसल या कैपिलरीज, उसके बाद बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन एंड आरबीसीज, और ऑक्सीजन फिर रिमूव होता है टिश्यूज के अंदर। ये होगी एक साइकिल, ये कैसे ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू तक पहुंचता है। अब टिश्यू से आगे बाहर कैसे सेंड आउट होता है हमारी बॉडी में, सेकंड यहाँ पे मेंशन्ड है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज फिर रिलीज इनटू ब्लड। ब्लड क्या करेगा, उसको अपने अंदर डिसॉल्व करेगा, उसके बाद कैपिलरीज के थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम में डाल देगा। उसके बाद वो ब्लड, हार्ट उसको पंप करेगा और लंग्स में जाएगा। लंग्स में फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वेरी में जाके फिर बाहर एक्सपोज आउट हो जाएगी। तो ये सेकंड स्टेप में आपको मेंशन्ड है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, respiration in plants is simpler than respiration in animals. Gases exchange through stomata in leaves, lenticels in stems, general surface of the roots. तो ये हम पहले ऊपर देखा है कि प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं स्टोमेटा के थ्रू। और तो यहाँ पे हमारा रेस्पिरेशन टॉपिक खत्म होता है। उससे पहले हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है ट्रांसपोर्टेशन। किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन आता है ना कि ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन है एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना, लेकिन किस चीज़ को लेके जाना? न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी, इन सब चीज़ों को। एक तो मीडियम चाहिए, पंप चाहिए, ये सब चीज़ें हमें चाहिए ना। तो ये यहाँ पे हमें बताया गया है। ह्यूमन बीइंग्स लाइक अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स need regular supply of food, oxygen. This function is performed by circulatory system or transport system. फूड चाहिए हर एक पार्टिकल को या हर एक सेल को, एनर्जी चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए परफॉर्म करने के लिए अपना प्रोसेसेस। तो उसी के लिए ट्रांसपोर्टेशन वर्क करता है। तीन टाइप थे, मैंने आपको ये पहले भी बताया हुआ है। सबसे पहला एक पंपिंग ऑर्गन जिसको हम हार्ट कहते हैं, फिर ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स, और उसके बाद एक सर्कुलेटरी मीडियम या ब्लड। तो ये जो आप साइकिल देख रहे हैं यहाँ पे इस डायग्राम में, ये पूरी साइकिल चलती है। किसी एक एंड से हम स्टार्ट करते हैं। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डायरेक्टली हम राइट वेंट्रिकल में आते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फिर राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल से वो फिर राइट आर्ट्रियम में आता है। राइट आर्ट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल में वो फिर लंग्स में जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है। लेफ्ट आर्ट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसके बाद बॉडी पार्ट्स में चले जाता है। बॉडी पार्ट से वापस डीऑक्सीजनेट होके वो राइट आर्टरी में आता है, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है। वहाँ पे लंग्स से ऑक्सीजनेट होके फिर लेफ्ट आर्टरियम के अंदर आता है, और ऐसे प्रोसेस पूरा चलता रहता है। तो यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है, बुक वाला डायग्राम नहीं है, इसमें कुछ आप स्किप कर सकते हैं चीज़ें। डबल सर्कुलेशन क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के अंदर कि व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, एक्सप्लेन इट इट्स स्टेप। तो डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है? ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी। क्यों? हार्ट से ऊपर लंग्स में जाता है, लंग्स से फिर वापस हार्ट में आता है, फिर हार्ट से पूरी बॉडी में जाता है, और पूरी बॉडी से फिर हार्ट में आता है। तो दो साइकिल चल रही है ना, तो इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। दो टाइप की होती है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू द, ये लंग्स है, एंड बैक टू हार्ट। तो हार्ट से वो लंग्स में जाता है और फिर हार्ट में वापस आता है। तो ये एक सर्कुलेशन है, इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। उसमें क्या करता है, ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू हार्ट। हार्ट से जाके पूरी बॉडी में घूम के वापस हार्ट के अंदर आ जाता है। तो ये दो टाइप की सर्कुलेशन हमारी बॉडी के अंदर चलती है, जिसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं, सिस्टमैटिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसके बारे में मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था टेस्ट में। ओके, ये आपका एक्चुअली बैक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, ऐसे करके जो आपको दिया गया था। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है इसमें बेसिकली ब्लड के फंक्शंस बताए गए हैं, या ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताए गए कि ब्लड के अंदर क्या क्या होता है। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं, प्लाज्मा होता है। इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ पता होना चाहिए।
फिर लिपिड आता है, a yellowish fluid that escapes from the blood capillaries into the intercellular spaces. Lipid flows from the tissues to the heart, assisting in transportation and destroying germs. ये लिपिड हुआ. ब्लड वेसल दो टाइप की होती है, आर्टरीज और वेन्स. आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है पल्मोनरी आर्टरी के अलावा, और वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता या कंटेंट कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है. एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड लेके जाती है, इसलिए यहाँ पे एक्सेप्शन है. तो थिक और इलास्टिक आर्टरीज के वॉल्स होते हैं और इसके थिन और लेस इलास्टिक होते हैं. और वाल्व्स जो है वो एब्सेंट है, वाल्व्स जो है प्रेजेंट है. डीप सीटेड और सुपरफिशियल. डीप सीटेड क्यों? क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है तो अंदर रहती है थोड़ी, और ये ऊपर रहती हैं. तो ये अभी ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स खत्म हुआ है. नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. यहाँ तक किसी आप दोनों में से किसी को कोई प्रॉब्लम है? ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स वाला जो टॉपिक है, ह्यूमन बींग्स वाला. नो नहीं सर. सर. ठीक है. नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. तो दो टिश्यूज होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. एट्थ क्लास से हम इन दोनों टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं. कंडक्टिंग टिश्यूज इनको कहा जाता है. जाइलम क्या करता है? कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. वाटर और मिनरल कौन ट्रांसपोर्ट करता है? जाइलम. फ्लोएम क्या करता है? फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है, मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स या एनर्जी उसने प्रोवाइड करी है, वो लीफ से दूसरी जगह पे पहुंचाता है. तो ट्रांसपिरेशन हुआ क्या? फिर ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट लूज वाटर इन फॉर्म ऑफ vapors. Role of transpiration: absorption and upward movement of water and mineral by creating pull. ट्रांसपिरेशन का रोल क्या है? जो जाइलम जो रूट से पानी ऊपर तक पहुंचता है प्लांट के, तो ये जब कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस जो होता है उसकी वजह से पहुंचता है. ऑस्मोसिस प्रोसेस हमने 9th क्लास में पढ़ा है, उसमें हमने ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस देखा था, कैसे रूट से ऊपर तक प्लांट के जाता है. नेक्स्ट इसमें हमारा एक ट्रांसपिरेशन है. ट्रांसपिरेशन होता है कि वाटर और मिनरल का पहुंचाना. ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो लीव्स में या फूड फैक्ट्री में बनता है उसको अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुंचाना, इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन याद कर लीजिएगा, इसके बारे में पूछा जाता है. तो अब हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, उसके बाद रेस्पिरेशन पढ़ा, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा. लास्ट टॉपिक हमारा इसमें एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन मतलब जो भी वेस्ट है उसको बाहर कैसे फेंकते हैं. The process of removal of harmful metabolic waste from the body is called excretion. Excretory system of human beings include pair of kidney, urinary bladder, pair of ureter और एक urethra. तो ये चार चीजें मिलकर एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाता है ह्यूमन बींग्स का. प्रोसेस क्या होता है इसमें? किडनी क्या करती है? ब्लड को रिफाइन करती है, उसके अंदर जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको निकाल कर वो अलग कर लेती है, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू वो पास आउट हो जाता है आगे. होता क्या है, किडनीज जो पेयर ऑफ किडनी है वहाँ पे ब्लड प्योरीफाई होता है, यूरिनरी ब्लैडर में वो स्टोर होता है, और फिर यूरेथ्रा दो ट्यूब्स होती हैं जो यूरिनरी ब्लैडर और किडनी को ज्वाइन करती हैं. यूरेथ्रा क्या होता है? जो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को ज्वाइन करती है. फिर यूरिनरी ब्लैडर के आगे एक ट्यूब जैसा आप समझ सकते हैं यूरेथ्रा, उससे बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है. तो प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, इसमें किडनी के बारे में बताया गया. फंक्शन ऑफ किडनी क्या होती है? रिमूवल वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, यूरिन विच इज प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन द लिवर. नेफ्रॉन के बारे में हमें बताया जा रहा है. नेफ्रॉन क्या है? एक सेल है जो किडनी के अंदर होता है फिल्ट्रेशन के लिए. मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी के अंदर, तो फिल्ट्रेशन यूनिट कहते हैं इनको नेफ्रॉन्स. नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी. मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, इसको आप थोड़ा स्किप कर सकते हैं, ये जो पार्ट है.
आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन ये मुझे मिला था तो मैंने डाल दिया है। बुक में मेंशन नहीं है, ये 4 जो स्टेप्स है आप उसको, वैसे ये टॉपिक्स नहीं गिवन सिर्फ, लेकिन ये जो लैंग्वेज है ये आपके बुक में गिवन है, तो एक बार आप देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आता है हमारा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है? ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, waste may be stored in leaves, bark, etc., which fall off from the plant. Waste products stored as gums, resin in old xylem. Plants excrete some waste into the soil around them. तो ये 5 प्रोसेसेस हैं जिसमें प्लांट्स जो है वो एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो ये आपके पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है। आपको और डिटेल में जाना है, आप इसका चैप्टर रीड करिए। बुक के अंदर 6 चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, इसको आप रीड कीजिए अच्छे से। और कोई डाउट्स आता है तो आप पूछ सकते हैं।